हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह। आज हम आपके सामने इतिहास विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके सोर्स क्या होने चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए और कितने वर्षों का हमको सॉल्व करना चाहिए। इसे ट्रायंगल टेक्निक बोलते हैं। त्रिकोणीय विधि है इतिहास पढ़ने की और किसी भी विषय को पढ़ने की यही विधि आपको आपकी परीक्षा में अंतिम सफलता दिखाएगी। इसलिए कहा जाता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इसे 3 डायमेंशनल पॉलिसी भी बोला जाता है। हिस्ट्री में ऐसी पॉलिसी लाने वाला पहला शासक कौन है? बिंबिसार। वो त्रिआयामी नीति लागू करता है अपने शासन में, जिसके कारण साम्राज्य का पहली बार विस्तार होता है। यही सब चीजों को हम लोग इतिहास में देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है और हमारी स्ट्रेटजी का की पॉइंट क्या होना चाहिए। तो आइए इनसे स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इतिहास, इसका ट्रायंगुलर अगर बनाया जाए तो क्या है? सबसे पहले सिलेबस, पाठ्यक्रम। दूसरा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कितना लास्ट 30-40 years। और सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए। और तीसरा आपका क्या है, जिसे हम निर्णायक बिंदु कहते हैं? सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सोर्स। सोर्स का मतलब है प्रमाणिक स्रोत। या ऑथेंटिकेट रिसोर्सेस, ऑथेंटिकेट रिसोर्सेस। अब इन्हीं बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए और हमारे इतिहास विषय को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आइए, एक तो ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है स्टोरी, ही आर सी, या पूरे यूनिवर्स का इतिहास। ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसी चट्टान का इतिहास। इसीलिए हिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ हम जागृति का क्रमिक विकास देखते हैं, इकोनॉमी का विकास देखते हैं कि आहत मुद्रा से पहली बार मुद्रा जब जमीन पर आई तो कैसे मुद्रा ने लोगों को पागल बनाया, कैसे मुद्रा बॉर्डरिंग सिस्टम को कैसे रिप्लेस करती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। पहले वस्त्र विनिमय था। तो इतिहास में सारी चीजों को समेटना एक बार संभव नहीं होता है, इसीलिए क्रमागत अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और जब वही क्रमागत अध्ययन बार बार दोहराए जाए और सत्य पाए जाए तो वही विज्ञान बनता है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन ज्ञान कहलाता है और क्रमबद्ध अध्ययन बार बार दोहराए जाए, सत्य पाए जाए तो विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस। सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इतिहास का क्या क्या है? नंबर 1, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। और दूसरा है आधुनिक इतिहास।
देखने में तो ये 3 कड़ियां लगती हैं, और देखेंगे आप कि आपकी परीक्षा का जो क्रम है वो भी 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसी क्रम में पूरा का पूरा इतिहास भी तोड़ा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इन्हीं तीनों इतिहासों को समेट करके बोला जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ये तीनों कालखंडों का आपको समेकित रूप से अध्ययन करना है। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्हीं स्रोतों पर चल करके हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ हमको अपने रिसोर्सेज तय करने हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज के तय करने के साथ हमको क्या करना है, ये तय करना है कि हम किन स्रोतों से पढ़ें कि हमारी प्रामाणिकता बढ़ जाए। आइए हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास बताते हैं। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पाषाण काल में, पाषाण काल या स्टोन एज। पाषाण काल या स्टोन एज। स्टोन एज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक बार फिर से, स्टोन एज डिवाइडेड इनटू, इसी स्टोन एज को हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल। और पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, माइक्रो या मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, और इसे नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक, पूरा लिथिक मतलब पत्थर, तो पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक। मीजो मध्य लिथिक पत्थर, मध्य पाषाण काल। नियो लिथिक, नव पाषाण काल। इस तरह से आप अपने कालखंड को तोड़ पाएंगे। फिर आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। ये सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, और फिंगर टिप्स के आधार पर आप देखेंगे कि फिर आप डिवाइड कर पाएंगे कि किन कालखंडों से कितने प्रश्न आए हैं। तो नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। इसे पुनः 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल को सबसे पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल को जब हम लोग बांटते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज। मध्य पूरा पाषाण काल को मीजो पेलियोलिथिक एज। मीजो पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। और लोअर मीजो, और इसके बाद हो गया अपर पेलियोलिथिक एज, इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसे कहते हैं नव पूरा पाषाण काल।
यहाँ तक आपका सिलेबस क्लियर होता चल रहा है। इन किन कालखंडों में क्या क्या घटनाएं हुई यही हमको पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के बाद मानव कहाँ प्रवेश करता है? मीजोपीलियोलिथिक एज को और किसी कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया गया है, और नवपाषाण काल को भी किसी कालखंडों में नहीं डिवाइड किया गया है। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, नवपाषाण काल के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो डिवाइड किया गया है वो बहुत सारे कालखंडों में डिवाइड किया गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हमको पढ़ने चाहिए। स्पेशली हम लोग 7 स्थल पढ़ते हैं, तो जो हमारा कालखंड होता है उस कालखंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अपने पढ़ाई की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेंगे। एक होगा बिफोर इंडिपेंडेंस द प्लेसेज ऑफ आईबीसी, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व आईबीसी के स्थल, बिफोर इंडिपेंडेंस आईबीसी साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थल थे? 40 और इसमें से परीक्षा में पूछे कितने स्थल जाते हैं? ओनली 7, केवल 7 स्थल। यही 7 स्थल हम लोग पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि आईबीसी का लगभग 90% सिलेबस हम कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या छोड़ना है। क्लियर? इस तरह से हम लोग ये देखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद के आईबीसी के स्थल, स्वतंत्रता के बाद के आईबीसी के स्थल, आफ्टर इंडिपेंडेंस आईबीसी इंपॉर्टेंट साइट्स कितने हो गए? मोर देन 1500, 1500 से ज्यादा, 1500 प्लस। पढ़ने कितने हैं? केवल 10, क्योंकि आईएएस जितने टॉप करते हैं वो क्या कहते हैं? ओनली फूल रीड्स फुल, बेवकूफ ही पूरा पढ़ते हैं। सेलेक्टिव होइएगा तभी सेलेक्टेड होइएगा, और सेलेक्टिव होने का मतलब है कि आपका अपने पाठ्यक्रम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और रिसोर्स पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, तभी आप घटनाओं को सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी घटना किस ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार चल रही है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, ट्रेंड एनालिसिस आलोक पांडे जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है यूपीएससी कैसे अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, कई बार चौंकाता भी। तो सावधान रहते हुए अगर आप अपनी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आसानी से इस परीक्षा की प्रगति को पकड़ भी पाएंगे और सेलेक्ट भी हो पाएंगे। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद इतने स्थल हम लोग देख लेंगे। बाद में इस सभ्यता का पतन और कारण, डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड रीजन बिहाइंड इट, कॉजेस। ठीक है, आईबीसी दुनिया की एकमात्र अद्वितीय सभ्यता, यूनिक सिविलाइजेशन, नगरीय थी। नगर किसे कहते हैं? ये बात की अध्ययन की बात है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 73 एंड 4th अमेंडमेंट में नगर और ग्राम की परिभाषा दी गई। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको देखते हैं। फिर आइए देखते हैं, आपके सिलेबस का दूसरा पड़ाव है वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन, इसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल
यहाँ हम लोग कालखंडों के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेकर के 620 बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। इसमें केवल ऋग्वेद वेद का अध्ययन और इसमें आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित समीकरण का अध्ययन किया जाता है। कैसे है बाद में बताया जाएगा। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक के बाद आप क्या होगा, उत्तर वैदिक के बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल ये 600 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईसा पूर्व तक है। सोलह महाजनपद, केवल 3 बचते हैं और इन तीनों को एक महाजनपद निकल लेता है, उसका नाम है मगध। क्या कारण है ये आपको पढ़ाते समय बताया जाएगा। क्लियर। महाजनपद के बाद विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण, स्पेशली यूनानियों का, जैसे सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण, अटैक ऑफ अलेक्जेंडर और फोरस की कहानी, ये आपके सिलेबस के केंद्र में रहेगा। क्लियर। सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपके दिमाग में देखेंगे कि सारे प्रश्नों का समूह गुजरने लगेगा, यहीं से सारे प्रश्न पूछे गए। यहां जैसे ही हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि विदेशी आक्रमण के समय ही हम लोगों के समय में जब महाजनपद कार्यकाल चल रहा था उसी समय 2 धर्मों का उदय होता है, राइज ऑफ 2 रिलीजन्स, बौद्ध और जैन। राइज ऑफ 2 रिलीजन्स, बौद्ध और जैन धर्म का उदय। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व की एक कालखंड की घटना है। तो इसे भी आप अपने सिलेबस में डाल लीजिए। लेटर वैदिक पीरियड के बाद आप देखेंगे मौर्य काल आएगा। मौर्य काल में केवल 3 शासक पढ़ने हैं। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। बस ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को पढ़िएगा। ऐसे इस पूरे कालखंड में कुल 10 शासक हुए हैं। लास्ट रूलर, ठीक। इस तरह से आपका कालखंड खत्म हो जाएगा। फिर उत्तर मौर्य काल, लेटर मौर्यन पीरियड, इसमें स्पेशली हम लोग केवल कनिष्क को देखेंगे। हैं बहुत सारे, जैसे शुंग डायनेस्टी का एक शासक है पुष्यमित्र, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सब बाद में आएंगे, इनको भी रहने देते हैं। शुंग डायनेस्टी का एक है पुष्यमित्र, बस इसी को देखना है और इधर हम लोगों को कनिष्क को देखना है। तो लेटर मौर्यन पीरियड में आ जाएगा। अब लेटर मौर्यन पीरियड के बाद गुप्त पीरियड, गुप्त काल, गुप्ता
इतिहास पीरियड। गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि श्री गुप्त ने स्थापना की, घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी हुआ, बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका पहला मजबूत दावेदार हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का कौन था? समुद्रगुप्त। इसकी शादी नेपाल की राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी उससे हुई थी। बाद में इससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। और समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। इसी का नाम है विक्रमादित्य। क्लियर? तो चंद्रगुप्त के बाद विक्रमादित्य, यही सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था। इसी के कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन एरा ऑफ गुप्ता पीरियड, इन ओल्ड एंड एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का स्वर्ण काल क्या है ये बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग केवल सिलेबस देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसको कालखंड को क्रॉस करेंगे, उत्तर गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता पीरियड। और लेटर गुप्ता पीरियड में हम लोगों को केवल हर्षवर्धन को पढ़ना है। बस। और इसमें आगे चल करके एक राजपूत काल आएगा जिसके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान। और ये एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जिनके पतन के बाद भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। ठीक है? तो अगले वीडियो में आप कवर करेंगे मध्यकाल का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सोर्स। तो पहले यहाँ हम लोग सोर्स तय कर लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारी संस्थाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे युद्ध का है, घटना चक्र का है। तो ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 30 साल 40 साल जितना मिल जाए मैक्सिमम मिल जाए, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हमारी संस्था कोशिश करेगी कि आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आज तक इतिहास में पूछे गए हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। आपको कहीं और से सोर्स ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी संस्था ये भी कोशिश कर रही है कि पीडीएफ के रूप में आपको सारे के सारे क्वेश्चन बैंक को उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है उत्तर गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान के बाद इनके सोर्सेस की बात करें तो आर्य शर्मा अंग्रेजी में, अंग्रेजी की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है आर्य शर्मा। जिसका इतिहास सब्जेक्ट हो वो भी आर्य शर्मा को रेफर कर सकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और दूसरा है एनसीईआरटी 6 to 12। इससे आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा और एंशिएंट काल की सारी घटनाएं। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकाल या मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम और उसके रिसोर्सेस। ये आप अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।